नमस्कार, मेरा नाम है इशिता आर गिरीश। पहाड़ों में रहती हूँ और कहानियाँ लिखती हूँ। आज की कहानी है सुंग सुरई और सपनों का ट्रांसमिशन। दरअसल ये नाम मुझे मेरे सपने में बचपन के खेल वाली लाल परी ने आकर बिल्कुल सही समय में बताया। तब जबकि अंधेरा बिल्कुल सही सही घनेरा था, इतना महीन नहीं कि सपने आँखों में आते ही दूर उड़ने लगे और इतना घनेरा भी नहीं कि वे आँखों में ही पड़े रहें बगैर किसी हिलडुल के यूं ही दम तोड़ दें। ये बात अलग है कि सपनों वाली लाल परी ने मुझे ये बात आप सबसे छिपाने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये नाम इसलिए रखा क्योंकि तालाब के उस तरफ वाले झुरमुट के ठीक दाईं तरफ से पहला कदम लेते हुए ये नाम यूं ही मेरे ख्याल में आ गया। वैसे क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि सुंग सुरई नाम का व्यक्ति कहीं तो होगा और वो सपने भी ज़रूर देखता होगा। वो सबको दिखाई नहीं देता, पर वो मुझसे अक्सर बातें करता रहा है। यहाँ तक कि वो मेरे सपनों के भी भीतर तक जाकर मुझे ऐसी ऐसी बातें बतलाता रहा है कि जागने की स्थिति में वो शायद ही कभी ज़ुबान पर ला पाता। इसी सुंग सुरई की हम बात कर रहे थे। तो इसी सुंग सुरई ने उस रात सबसे पहली बार मेरे सपने में घुसकर मुझसे आपको उस चीज़ के बारे में बताने को कहा जो उसने सुद्वीप मोहना के घर के कोने वाले कमरे में देखी थी। हुआ यूँ था कि वो उस घर में मेहमान बनकर गया और रात खाते पीते गपियाते देर हो जाने की स्थिति में उसे वहीं ठहरा दिया गया। यूँ भी सुंग सुरई को घर जाने की ज़रूरत थी नहीं, वो इसलिए भी कि उसका तो कोई घर ही नहीं था। तो जी वो सुदीप मोहना के घर की ऊपरी मंजिल से सीढ़ियाँ उतरकर कोने वाले कमरे में ठहरा दिया गया। अब कोई बात ना होती अगर उसे लेटते ही नींद आ गई होती। कोई बात ना होती अगर उसने उनींदी आँखों से गुलाबी गुलाबी रंग की उस अजीब सी चीज़ को देखना लिया होता, जिसके होने की सुख बुगाहट उसने सुन रखी थी पर कभी यकीन न किया था। पर हुआ तो वही जो होना था। सुंग सुरई की आंखें अभी अजगी थी कि उसने स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में कमरे के एक कोने से दूसरे की ओर दौड़ती एक छोटे गुलाब के आकार की उस गुलाबी चीज़ को छोटे छोटे पैरों से दौड़ते हुए देखा। अब वो सोने का नाटक करता, चुपचाप पड़ा रहता तो भी कुछ ना होता। पर ऐसा कैसे हो सकता था? बगैर घर बार का सही, पर सुंग सुरई इंसान था। अजीबोगरीब चीज़ को देखकर वो अकबकाकर उठ बैठा। छोटे गुलाब सी वो चीज़ पहले तो एकदम मूर्त हो गई, परंतु सुंग सुरई जब उसे करीब से देखने को झुका तभी अचानक नन्ही गुलाबी अजनबी जीव ने उस पर हमला बोल दिया। वो उछलकर उसकी बाह पर चढ़ बैठी और लपक कर उसके कंधे तक पहुंच गई। सुंग ने उसे झाड़ने की भरसक कोशिश की, पर वो तो उससे चिपक ही गई थी। फिर अचानक मौका देखकर वो उसके सिर चढ़ गई। सुंग कुछ कहे समझे उससे पहले वो सिर के ऊपर वाले हिस्से से उसके दिमाग के भीतर तक उतर गई। सुंग सुरई सन्न बैठा रह गया। उसे चक्कर आने लगा। कमरे की दीवारें गोल गोल घूमने लगी। एक दीवार सामने से गुजरती और दूसरी सामने आ जाती। उसे लगा नन्ही गुलाबी शैतान ने उस पर कब्जा जमा लिया है। उसे लगा कि अब वो मर ही जाएगा कि गुलाबी शैतान ने कुछ कहा। क्या कहा? शब्द तो थे नहीं। दिमाग के अंदर बैठे उसने बिना आवाज़ बगैर शब्द सुंग को समझा दिया। कहा, सुंग सुरई जरा सामने तो देख। अब क्या देखे, बेचारे की तो हालत खराब। एक दीवार सामने से गुजरती और दूसरी सामने आ जाती, पर ये क्या? ऐसा लगा कि इस बार एक दीवार गुजर गई और दूसरी सामने आई ही नहीं। सुंग ने आंखें मली, पर क्या देखा? सामने सुद्वीप मोहना सोफे पर पसरा पड़ा है और जी उसकी बीवी लगी है लुगाई बुझाई करने में, रगड़ रगड़ कर सुद्वीप के दिमाग की धुलाई करने। ऐसा कोई ना होता है जी, तुमको तो मैं बताऊं जरा अक्ल नहीं है। तुमको तो कोई भी लूट ले, उल्लू बनाए और फ़ायदा उठाए। अब सुंग कहूँ कि सुरई बेचारा तो गया घबरा। कैसे वो सुद्वीप मोहना के कमरे तक पहुंचा उसे तो खबर नहीं।
बिना शब्दों के बगैर आवाज़ वाली वो बोली, मूर्ख है तू, सूंग सुरई, तू तो नीचे वाले कमरे में ही सोया है, ये तो मैं हूँ सुदीप मोहना के कमरे में। अब आएगा मज़ा। तेरी आँख न थी और मेरी जुबान, अब मैं देखूंगी और तू बोलना। अरे मैं किससे कहूँगा, मेरे दोस्त ही कितने हैं, एक तो यही है सुदीप, इसकी बात इसी से कैसे कहूँगा, और दूसरा ठेले वाला गोपाल, उससे कह के क्या होगा, मुझी को पिटवाएगा, और तीसरा तो कोई है ही नहीं। सुंग ने सोचा भर और उसके दिमाग में जवाब भी आ गया। मैं तो बस देख सुनकर हर बात तेरे दिमाग में डालती रहूंगी। तू सोकर जब सपना देखेगा तो घुस जाना किसी के भी सपने में और कह देना सब कुछ। अरे तो मुझे क्यों व्याप गई है, मुक्ति दे मुझे, तो खुद क्यों नहीं घुस जाती किसी के सपने में। अब इसका कोई जवाब आया ही नहीं। उसने फिर एक एक शब्द को कहा नहीं, ध्यान से सोचा। छोड़ दे मुझे, मैं बेचारा बड़ा सीधा आदमी हूँ, जा तू किसी और के सपने में जा। पर उसके बाद गुलाबी चीज़ ना उसे दिखी, ना उसकी कोई बात उसके दिमाग में आई। हुआ तो बस ये कि सुंग सुरई को किसी भी दीवार के पीछे, किसी भी ताले के अंदर हुई गुपचुप बातों की खबर रहने लगी, और रात भर वो अपने सपने में इसके उसके सपनों में विचरता उन बातों को इधर उधर करने लगा। मैं उसे नहीं जानता, वो कौन है, उसका असली नाम क्या है, उसका सचमुच कोई घर, कोई दोस्त है कि नहीं, पर ये सच है कि वो अचानक एक रात मेरे सपने में आ भिड़ा, और बचपन के खेल वाली लाल परी ने तभी आकर मुझे उसका नाम सुझाया। तब से वो जब तब आकर मुझे नए अनोखे किस्से सुनाकर चला जाता रहा। किस्से भी ऐसे कि सपने से सपने में इस तरह डाउनलोड ना हुए होते तो मैं उन पे कभी यकीन नहीं करता। बहुत दिनों तक यूँ हुआ कि वो जब तब आता और इस तरह की बातें बता जाता जिसमें मेरी रुचि लगभग नहीं थी। कभी ये कि धर्मात्मा से दिखते सत्यबली महाशय किस तरह अपने नौकर पर जुल्म ढा रहे हैं, या फिर ये कि बेणी कुमार की बेटी चंपा सबकी नज़र बचाकर रात के अंधेरे में कुएं के पास अपने ही घर के काम करने वाली डूमरी के बेटे से मिलने जाती है, या फिर ये कि बहुत समझदार से दिखने वाले मेरी दोस्त सुदीप मोहना की समझदारी दरअसल उसकी बीवी की सीख सलाह की मोहताज है। वो जैसा कहती है वैसा ही काम सुदीप से करा लेती है। एक दिन सुंग सुरई ने मुझे बताया कि मिनिस्टर साहब के यहाँ उनके और विरोधी दल के नेताओं की पार्टी चल रही है। गलबहियाँ पड़ी हैं और मौज मजा चल रहा है, चाहूँ तो मैं जाके देख आऊँ। उस रात मैंने सुंग सुरई को गुस्से से धमका दिया, नाहक मेरी नींद खराब, मेरा समय खराब करता है, इन सब बातों में कुछ भी खास नहीं है। मैंने बहुत जोर देकर कहा कि ना आए वो मेरे सपनों में, और सचमुच बहुत दिनों तक सुंग सुरई के बगैर मैं मीठी नींद का मज़ा लेता रहा। फिर एक रात जब सुंग सुरई आया तो मुझे लगा कि वो कुछ परेशान है। अभी लगा ही था कि वो बोला, परेशान नहीं हूँ, हैरान हूँ। आज दाकिया दरवेश के कमरे का दृश्य जैसे ही मुझे दिखने लगा, मुझे लगा कि जैसे उसके दिमाग का सारा डाटा मेरे दिमाग में प्रवाहित होने लगा है। दाकिया जो भी सोच रहा था मुझे पता चल गया, वो हरीश को धोखा दे रहा है। मैं हैरान हूँ कि अब तक तो लोगों की चुपचाप की बातचीत सुन रहा था, अब ये दिमाग के अंदर का भी पता चलने लगा। गुलाबी चीज़ की बात अरसे बाद समझ आई। उसने कहा कि वो इवॉल्व हो गई है और मेरे शरीर में रहते किसी के भी दिमाग का सच उगलवा सकती है। लो जी, बताओ अब ये भी। फिर भी मैंने कहा कि सुंग सुरई मुझे बख्श दे, मुझे करना ही क्या है किसी के दिमाग का सच जानकर। पर मेरे ही दिमाग की सुगबुगाहट इतनी बढ़ती चली गई कि मैं उस आवाज़ में भरे शब्दों को समझने को बेचैन हो उठा। सोचा कि अपनी बेचैनी उससे कहूँ ही नहीं, पर वो तो जैसे मेरे मन के सब अनकहे भाव समझ गया। वो जान गया था कि मैं सविता के प्रति अपने भाव का सच जानना चाहता था। मैं चाहता था कि अपने मालिक बड़े साहब का मेरी प्रशंसा के पीछे छिपा सच जान पाऊँ। मैं चाहता था पिता की पूरी संपत्ति हड़पने के लिए मेरा बड़ा भाई मेरे खिलाफ क्या जालसाजी कर रहा है।
काश मैं जान पाता और पिताजी को भी पूरा सच बता पाता। मैंने ये भी सोचा कि सुंग सुरई इतने लंबे समय तक मेरी नींदें हराम किए है, मेरे जीवन की इस बड़ी कठिनाई से तो उसे मुझे बचाना ही चाहिए। मेरे भाई की हरकतें अगर पिताजी के दिमाग में डाउनलोड हो जाएं, तो मेरे बिना कुछ कहे, बिना झगड़े के ही पूरा सच जाहिर हो जाएगा। मैं ऐसे ही शांति से जी पाऊंगा और क्या पता सब जानकर पिताजी स्वयं ही संपत्ति का बंटवारा कर दें। मैंने देखा कि सुंग सुरई मेरी ओर बड़ी हिकारत से देख रहा था। मेरे ख्याल पढ़कर उसने सिर झटका और उसका गुस्सा बिना शब्दों के मेरे दिमाग में उतर गया। नन्ही गुलाब ने मुझे तुम्हें चुनने के लिए इसलिए कहा कि तुम दूसरों का भला करने का पूरा नाटक नहीं कर रहे हो, सचमुच थोड़ी बहुत समाज सेवा करते हो। पर देखो तुम भी मतलब ही निकले। तुम्हें अपनी प्रेमिका, अपना साहब, अपनी संपत्ति और अपनी खुशी की बात याद आ रही है, जन सेवा की नहीं। ये सब बहुत छोटी बातें हैं जगन भाई, उसने मेरा नाम लेते हुए कहा। जरा अपनी संकीर्ण संकुचित दुनिया से बाहर निकल कर देखो। इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को बचाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है भाई। मैं? दब्बू बेचारा कहते हैं सब मुझे। किसी से बात करने, सबके सामने बोलने से मेरी जान निकलती है और मैं बचाऊंगा सबके भविष्य को। तुम ही बचाओगे जगन भाई, तुम्हें कुछ करना ही होगा। जब तुम्हारी ही तरह के शांत, शरीफ और लोक सेवा में मगन सुदीप मोहना की असली मंशा तुम्हारे सामने आएगी, तो जब तुम जान जाओगे कि कुछ हो रहा है जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का जीना दूरभर करने वाला है, तो तुम कुछ करोगे ही। नन्हे गुलाब की उम्मीदें बस तुम ही से हैं। मेरे दिमाग में सच डाउनलोड करके सुंग सुरई फिर गायब हो गया और उस सच से रोशन मेरी आंखें रात भर खुली रही। मन घबराता रहा और खुद को लाचार समझकर मैं मन महसूसता रहा। सुंग सुरई ने मुझसे सच कहा है, पर मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। इस लड़ाई को लड़ पाना उसके लिए संभव है जिसके पास ओहदा है, पैसा है और बहुत सारी मानव शक्ति। पर ऐसा व्यक्ति अपने ही खिलाफ क्यों लड़ना चाहेगा भला? सुबह हुई और मैंने खिड़की के बाहर झांका। ठंडी हवा ने मेरे गाल, मेरे बाल सहलाए, मगर रोज़ की तरह मैं अपनी किस्मत पर रश्क नहीं कर पाया। मुझे लगा मेरी दुनिया लुट रही है, लगा कि ज़मीन धंस रही है और पहाड़ खिसक रहे हैं। पहाड़ों के सौदागर एक एक पत्थर, सरोवर, एक एक बूटा बेचने को तैयार खड़े हैं। मेरा पहाड़ हरे से बदलकर सलेटी भूरा हो रहा है। पहाड़ घिस रहा है, पहाड़ बदलकर रेगिस्तान हो रहा है और सैकड़ों हज़ारों वर्षों तक अपना हरा रंग ना लौटा पाएगा। मुझे अचानक बहुत प्यास लगने लगी, पर लगा कि आखिरी बूंद पानी भी नागमणि सा दुर्लभ अदृश्य हो गया है। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। देखा कि मेरे पहाड़ का रंग मेरे सपनों के बाहर भी बदल रहा है। मेरा दम घुटने लगा। मैं सांस लेने को तड़प उठा। नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे कुछ तो करना होगा, पर क्या करूं? मैं बहुत दिनों तक सुंग सुरई का इंतज़ार करता रहा। मेरी नींदें उड़ चुकी थी और उसके आने का दरवाज़ा भी बंद कर चुकी थी। फिर एक दिन हल्की झपकी में मुझे ख्याल आया कि क्यों न मैं सुदीप मोहना से ही बात करूं। आदमी भला है, मालदार भी, समाज में उसका रुतबा भी है। उससे आने वाले खतरे के बारे में बात करूंगा तो वो ज़रूर समझेगा और कोई ना कोई हल भी खोज निकालेगा। सुदीप बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। बोला, घबरा क्यों रहा है जगने? तेरे जीते जी पहाड़ का रंग नहीं बदलने वाला। फिर तो ये भी तो सोच कि सलेटी रंग में फ़ायदा कितना है। जब तेरी मेरी जेब में रंग बिरंगे नोट आएंगे तो फिर सांस खुद ब खुद चलने लगेगी, तब वो दम नहीं घुटेगा तेरा। कहकर वो हो करके हंसने लगा। पर सुदीपा, ऐसे तो लोग अंधाधुंध पेड़ काटते जाएंगे। ये तो समझो कि रुंड मुंड पहाड़ों को देखने तो सैलानी आएगा नहीं, फिर जेबों में पैसे कहाँ से होंगे? अब नहीं कट रहे पेड़ अंधाधुंध। अब लोग जानते हैं कि कुछ काटो और कुछ बचाओ। ऐसा खतरा नहीं है जगने, तसल्ली रख। फिर बोला, जगने, समझने की कोशिश कर। बाहर से आने वाला सैलानी ही पैसे देता है, पर यहाँ आकर वो शहरी सहूलियतों के बगैर तेरा पहाड़ तकने को तो नहीं आता।
यहाँ रहकर भी उसे शहरी माहौल मिलता है, तभी तो वो आता है। कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके उनके भीतर शहर बसाने पड़ते हैं। अब इसके लिए जगह की ज़रूरत भी होती है और लकड़ी की भी। कुछ पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे ना। समझदारी से चलना पड़ता है मेरे भाई। थोड़ा स्लेटी बढ़ाओ, थोड़ा हरा बचाओ, तब आता है पैसा। और पैसे से आती है ताकत। जिंदगी ऐसे बदलती है मेरे भाई। मैंने सोचा कि सुद्वीप समझदार है, सच ही तो कह रहा है। लगता भी है कि लोग अब हरे रंग को संभालने लगे हैं। थोड़ा सलेटी तो जगह की तरक्की के वास्ते बढ़ाना ही पड़ेगा। लगता है मेरा दिमाग बेकार ही खराब हो रहा है। ये सुंगसुरई भी कौन जाने कुछ है भी कि मेरे दिमाग का वहम है। उस रात मुझे खूब अच्छी नींद आई, पर सुबह के पहर मुझे नींद में ही लगा कि मेरा सर चकरा रहा है। मैंने सोचा कि अब सुंगसुरई फिर से मेरे सामने आ टपकेगा और फिर मेरी नींदें उड़ाएगा, पर वो नहीं आया। मेरा सर चकराता रहा और कमरे की दीवारें मेरे सामने से गुजरती रही। एक दीवार गुजरती और दूसरी सामने आती, फिर वो दीवार गुजरती और एक और सामने आती। फिर अचानक मुझे लगा कि एक दीवार गुजर गई और दूसरी सामने आई ही नहीं। मेरे सामने दयार का घनेरा गहरा हरा जंगल था, जिंदा और कराहता हुआ। हवा की तरह से मैं उसके पेड़ों के बीच उड़ता उसके भीतरी हिस्सों में घूमने लगा। सपने में होती अजीब घटनाओं की तरह मैंने देखा कि कुछ लोग अपने अपने पेड़ों को चुन रहे थे। हर कोई यही कहता कि बस 2-4 पेड़ काटूंगा, बाकी हरा रंग बचाने को छोड़ दूंगा। ये कहकर वो अपने चुने हुए पेड़ों को छूता और बस वे पेड़ गायब हो जाते। लोग बढ़ने लगे, बहुत से पेड़ देखते पगलाने लगे और एक ही पल में परियों की कहानी वाले क्रूर जादूगर की तरह पेड़ों की घनी आबादी निगल गए। बिस्तर पर पड़े पड़े गर्मी बढ़ने लगी। गर्म लपटों में झुलसने का सा एहसास होने लगा। जंगल की कराहें और बढ़ने लगी। जंगल जल रहा था, कोयला बन रहा था। पेड़ों की भुजाएं इधर उधर कटी पड़ी थी और ज़मीन हरे लहू से सरोबार। धम से मैं बिस्तर पर गिरा और घबराहट से मेरी आंख खुल गई। लगा कि मैं अपने घर पर न होकर बरसों पार कहीं भविष्य में पहुंच गया था। खिड़की से इतनी धूल और इतना धुआं भीतर आ रहा था कि मैंने ज़ोर से सिर झटका और उठकर खिड़की तक आया। सब कुछ सहज था। ठंडी हवा ने फिर माँ की तरह मेरे गाल और बाल सहलाए, पर मैं मुस्कुरा ना सका। रात के सपने ने सुद्वीप की सांत्वना को फिर बेअसर कर दिया। गलत कह रहा था वो। सैलानी अगर सलेटी रंग चाहते तो वही ना रहते अपने शहरों में। जिन ठंडी हवाओं के लिए लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, वे हरे पेड़ों के गिराने के साथ ख़त्म ना हो जाएगी। नहीं, हम उन्हें और सलेटी रंग नहीं देना चाहिए। हरे के लिए उनमें प्यार जगाना है, बस। मैं उठा और उस दिन के बाद और कई दिन अपने आसपास के गांव में दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों से बात करने लगा। कुछ सुनते, कुछ हंसते और कुछ बेवजह कन्नी काट जाते, पर अपने पहाड़ का रंग बचाने का मेरा इरादा हर बार और पक्का होता जा रहा था। नए नए ख्याल आते कि कैसे पहाड़ का रंग और लोगों की जेबें दोनों हरे ही रहें। मैं अपना हर ख्याल सबसे साझा करता। सुंगसुरई उसके बाद कभी मेरे सपने में नहीं आया, पर लगता था वो बाकी सबके सपनों में आने लगा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरे साथ और भी लोग जुड़ते गए। एक हरी मुहिम जोर पकड़ने लगी। शायद सुंगसुरई पिताजी के सपनों में भी हो आया था। एक दिन उन्होंने अचानक मुझे ज़मीन का एक हरा टुकड़ा सौंपते हुए उसका रंग बचाए रखने की बात कह दी। सबके सामने उदाहरण रख पाने का मेरा सपना भी पूरा हो गया। लोग भी बात समझने लगे और पहाड़ के अपने हिस्से का रंग बचाए रखने के लिए कई योजनाएं बनाने लगे। लगा कि सब में एक नया जोश भर गया है और अधिक पैसों वाले मायाजाल से उबर कर मेरे जैसे और कई पहाड़ी अब अपनी धरोहर संभालने की कोशिश में है। रंगों के अपने क्षेत्र के नियम हमने पहाड़ की ओर आने वाले मुख्य द्वार पर टांग दिए हैं। सैलानी लोग भी हरी घाटी में वक्त बिता पाने के लिए उन सब नियमों का पालन करने को तैयार हैं।
वे समझ रहे हैं कि सलेटी जंगलों में बड़े शहर तलाशने से कहीं ज़्यादा है हरे वनों में सांस ले पाने की कीमत। अब जबकि सब शांत हो चुका है, भले ही मैं सविता और बड़े साहब दोनों के मन की बात नहीं जान पाया, मैं अक्सर सोचता हूँ कि सुंग सुरई के सपनों में जुड़ना, अलग अलग कहानियाँ कहना, पेड़ों की लड़ाई के लिए मुझे और गांव वालों को उकसाना सचमुच हुआ भी कि ये केवल सपना था। सोचता हूँ कि वो मेरी कल्पना था या कि हम सब अभी इस क्षण भी उसके सपनों में आने वाले काल्पनिक चरित्र हैं। शायद सुंगसुरई हरी वादियों का सपना देख रहा हो और हम उसके सपने को जी रहे हो। शायद वो हकीकत होगा और हम सपना, या फिर हम हकीकत और पता नहीं। जो भी हो, मैं उसे एक दोस्त, एक भाई की तरह हर रोज़ याद करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो फिर आएगा और यहाँ इन हरे जंगलों में हम साथ साथ विचरेंगे ज़रूर। धन्यवाद।